दोस्तों जय हिंद। आज हम एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर करने वाले हैं वो 37वां संस्करण है। लगभग 37 प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो ये जीके जीएस के लिए सिर्फ वीडियो सिर्फ जीके जीएस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का नहीं है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ रोज़ रात को 8 बजे इसी प्रकार से वैसे प्रश्न भी आते हैं जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में बार बार पूछता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट के माध्यम से कुछ पूछ सकते हो आप। ठीक है, कमेंट के माध्यम से। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये 25वां संस्करण है, 25 तारीख 2023 का है। ठीक है, तीसरे शिफ्ट का। तो हम पहले ही प्रश्न की तरफ सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? ठीक है, तो किन राज्यों में है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, बिहार है ना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना। 6 राज्यों में है भारत के। ठीक है, तेलंगाना, फिर है महाराष्ट्र है ना, MHA महाराष्ट्र, और एक और राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो इसमें देखो, पंजाब है नहीं है, हरियाणा है नहीं है, तमिलनाडु है नहीं है, कर्नाटक इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। 169 अनुच्छेद में है विधान परिषद। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल के बाद निम्न में से किस राजवंश ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया? रेशम मार्ग क्या है? एक व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, और इसको जो शुरू किया था वो कौन था? तो एक चाइनीज शासक था। ठीक है, याद रखिएगा कौन था? तो चाइनीज शासक था। और ये जो रोड है ना, रेशम मार्ग है ना, वो 130 ईस्वी पूर्व से, ठीक है, BC से 1400, ठीक है, 1450 प्लस तक रहा। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ तक शासन करता था? मतलब रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक व्यापार करता था खास करके? तो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और अपना उत्तर भारत, चीन, ये सब व्यापार करता था। ठीक है, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, भारत और चीन। और इस मार्ग को जो विकसित किया था ना, वो कौन था? तो चीनी शासक था एक। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? तो झांग कियान पूछा जा सकता है। तो मौर्य वंश के बाद दूसरा एक और कौन शासक हुआ जो नियंत्रित किया? तो वो है कुषाण शासक। ठीक है, कुषाण शासक, याद रखिएगा। अभी इसी बहुत विवाद में था कुछ वर्ष पहले, CPEC के वजह से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो रेशम मार्ग यहाँ से गुजरता था पहले भूतकाल में। अभी इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि ये हमारे POK से लेके जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब कुषाण। ठीक है, अच्छा, कुषाण वंश के जो क्या बोलते हैं यार, संस्थापक है ना, तो संस्थापक कौन थे? तो वो याद रखिएगा, कुजुल कडफिसेस। कुजुल, ठीक है, कुजुल कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस। सातवाहन का, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन? तो सिमुक। ठीक है, सिमुक। चेर जो है वो तमिलनाडु और केरल में थे। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन? तो उथियान। ठीक है, उथियान चेर, उथियान, याद रखिएगा। और सुंग वंश के तो पुष्यमित्र सुंग। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने उपचुनाव जीता और 2022 में भारत के ओडिशा में ब्रजराजनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बन गए? ठीक है, देखो, विधानसभा उपचुनाव पूछता है, राज्यसभा उपचुनाव पूछता है, राज्यसभा का चुनाव पूछता है, और लोकसभा का उपचुनाव पूछता है। ठीक है, तो इससे संबंधित वीडियोस हम करते रहते हैं। फिर राज्यसभा में टोटल 12 लोग निर्वाचित हुए निर्विरोध, और एक त्रिपुरा से निर्वाचित हुए। ठीक है, टोटल। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कौन कौन है। ये वीडियो में आपको मिल जाएगा अलग से। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जा करके देखिएगा। फिलहाल ये जो है पुराना प्रश्न है, फिर भी तो ये है अलका मोहंती। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है आजकल, तो आपको करना पड़ेगा। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में है? देखो,
जो संगीत नाटक अकादमी है ना, वो 8 नृत्य को संगीत नाटक अकादमी मानता है, ठीक है, सॉरी शास्त्रीय नृत्य मानता है। लेकिन 9वां है कौन, तो छऊ। 9वां कौन है, छऊ, हमारे झारखंड का, पश्चिम बंगाल का, ठीक है, और उड़ीसा का, तीनों का साझा संस्कृति है, जिसको 2010 में अमूर्त रूप में विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है, ठीक है, 2010 में, छऊ को याद रखना, ठीक है। लेकिन ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय अर्ध, ये जो संगीत नाटक अकादमी है ये इसको मानता है अर्धशास्त्रीय नृत्य। लेकिन जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है वो इसको शास्त्रीय नृत्य मानता है, छऊ को, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 8 हैं। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगा और इससे संबंधित व्यक्ति के लिए भी, ठीक है, व्यक्ति भी पूछता है प्रश्न, तो आप जाके देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने कौन से हैं, तो बिहू असम का लोक नृत्य है, झूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, कालबेलिया ये भी राजस्थान का लोक नृत्य है, और कालबेलिया जनजाति है जो इसको प्रस्तुत करता है, ठीक है। और मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है इसको, और ये कहाँ से है, मणिपुरी से नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहाँ से है, तो ये है मणिपुर से, ठीक है। अभी मणिपुर का नाम आ गया है तो थोड़ा सा 2 नाम कम से कम हम देख लेंगे जो इससे संबंधित हैं, ठीक है। दर्शन झावेरी मणिपुर से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, दर्शन झावेरी, ठीक। एक और व्यक्ति कौन है, तो गुरु बिपिन सिंह, जो ये प्रश्न पूछता रहता है, गुरु बिपिन सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। मुक्केबाजी के सबसे भारी वर्ग का नाम क्या है। देखो अभी हर खेल से संबंधित शब्द वगैरह पूछता है, खिलाड़ियों की संख्या पूछने लगा है, तो खिलाड़ियों की संख्या से रिलेटेड हम किए हैं, शब्द से संबंधित भी किए हैं, ठीक है, इससे संबंधित भी करेंगे। इस प्रश्न का फिलहाल सही जवाब जो है वो लाइट है, ठीक है। कभी ऐसे भी करेंगे, ये बहुत कठिन है कि इसका सभी के बारे में ऐसे करके एक करके बात करें, ठीक है। जब भी ट्रेंड में ये प्रश्न पूछा जाएगा ना, तब हम जरूर करेंगे। फिलहाल अभी आप जाकर खिलाड़ियों की संख्या और शब्द देख सकते हो कि कौन से खेल से कौन सा खेल शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। खर्ची पूजा, खर्ची पूजा से संबंधित सबसे पहले प्रश्न यही पूछा था, त्यौहार से संबंधित। अगर आप देख रहे होगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको पता चलेगा। खर्ची पूजा से संबंधित क्या पूछा था, कितने देवताओं की, तो 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है, 10 दिवसीय त्यौहार है, ठीक है, 10 दिवसीय त्यौहार है। ये कहाँ पे होता है, तो राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु में नहीं, ये होता है त्रिपुरा में, ठीक है। इससे संबंधित हम कई बार बात कर चुके हैं खर्ची पूजा के बारे में, ठीक है। 14 देवी देवताओं और 10 दिवसीय। अभी थोड़ा सा त्रिपुरा के बारे में बात करें तो मनिक शाह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, है ना। अभी वहाँ से राज्यसभा का एक सदस्य चुने गए हैं बीजेपी के, तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कौन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। मनिक शाह याद रखना। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो एन इंद्रसेन रेड्डी, ठीक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य कितना रुपया होगा। तो देखो इसका 3 है, एक राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। तो जिला स्तर पे जो होता है वो 50 लाख तक का होता है, ठीक है। 50 लाख से कम राशि का जो होता है सेवा या कोई वस्तु, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है। वो उस पर मतलब अधिकार क्षेत्र में आता है जिला आयोग के लिए, ठीक है, जिला स्तर पर। राज्य आयोग की बात करें तो 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ से कम, ठीक है, जिला, ठीक है। जिला में कितना, 50 लाख, ठीक है, 50 लाख से कम होना चाहिए, ठीक। जिला 50 लाख से कम होना चाहिए, ठीक। राज्य की बात करें तो राज्य जो है वो 50 लाख से ज़्यादा होगा, 50 लाख से ज़्यादा होगा, और 2 करोड़ से
कम होगा, ठीक है, कम होगा। और 2 करोड़ से ऊपर इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कितना होगा? 2 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, 2 करोड़ तक राज्य। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखो, अभी हम छऊ के बारे में बात किए, ये 3 जगहों पे है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? राजधानी नहीं, जिला तो मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज। झारखंड की बात करें, जे फॉर झारखंड, तो सरायकेला, हमारा सरायकेला बहुत फेमस है इसके लिए, ठीक है। और तीसरा अगर बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल को वेस्ट बंगाल लिखते हैं, तो इसका बात करें पुरुलिया। तीनों जगह अलग अलग संस्करण है छऊ का, ठीक है, पुरुलिया। पूछा जा सकता है कौन से जिले से संबंधित है, तो उड़ीसा के मयूरभंज, झारखंड का सरायकेला और वेस्ट बंगाल का पुरुलिया। 3 अलग अलग जगह पे ये अलग अलग तरीक़े से, एक ही तरह है लेकिन विकसित हुआ है अलग अलग थोड़ा सा, ठीक है, याद रखना। अभी इस प्रश्न का सही जवाब, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? तो देखो, संगीत नाटक अकादमी के बारे में ये जान लो पहले कि संगीत अकादमी जो है, नाटक अकादमी जो है, वो छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य का रूप में दर्जा देता है, ठीक है। अभी हम बात किए थे इसके बारे में, 2010 में इसको अमूर्त रूप में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। और एक और चीज़ क्या है, तो भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, ये इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देता है, मानता है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी नहीं मानता है। और इस प्रश्न का सही जवाब है विजय लक्ष्मी, महबूब सुभानी। महबूब सुभानी जो है ना, वो एक यंत्र है ऐसा, उसको बजाते हैं, ठीक है, इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, नाद स्वरम है शायद, ठीक है। सुचित्रा एला भारत बायोटेक से संबंधित है, ये फिजिशियन है, ठीक है। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, तो गोपाल प्रसाद दुबे, ठीक, याद रखना। एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य, क्या अभ्यास है जिसका उद्देश्य क्या है, तो वैकल्पिक भाषा में एक से अधिक फसल की खेती करना, ठीक है। तो इस प्रश्न में दिख जाएगा सीढ़ीदार खेती कहाँ करते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, मिट्टी के क्षरण को बचाने के लिए। वन कृषि नहीं है। खरीफ फसल क्या होता है? जून जुलाई में हम इसको बोते हैं, ठीक है, जून जुलाई में इसको बोते हैं और काटते कब है, तो सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, काट लेते हैं। और उदाहरण की बात करें, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। और इसका उदाहरण की बात करें तो धान, कभी कभी ये पूछता है, याद रखिएगा, कौन से महीने में बुआई होती है, कौन से महीने में कटाई होती है ना, धान, मक्का, ज्वार, ठीक। अभी रबी फसल भी थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, जब आ गए हैं तो फिर प्रश्न के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो रबी फसल में क्या है, रबी फसल कब बोते हैं भाई, तो ये अक्टूबर में बोते हैं, ठीक है, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। और काटते कब हैं, तो काटते हैं इसको फरवरी, है ना, फरवरी मार्च में, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे पूछता है रबी फसल कब बोते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में, और काटते कब हैं, कटाई कब होती है, तो फरवरी और मार्च के महीने में, सर्दियों में बोते हैं, ठीक है। ठीक, उदाहरण के लिए गेहूँ, चना, है ना, मटर, सरसों, है ना, याद रखना, ये सब प्रश्न पूछता है, ठीक। अभी इस प्रश्न का सही जवाब, जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसल की खेती प्राप्त करना है, तो बहुविध, नाम से ही पता चल जाता है ना, अगर हमको नहीं भी पता होता तो हम भी टिक करते तो शायद सही हो जाता। देखो, कबड्डी मैच से संबंधित प्रश्न जो एक बार पहले ही पूछा था कि वो पट्टी कितना चौड़ा होता है ना, खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछा था, तो इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम, ठीक। 7 खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में ज़रूर देखना जा करके, प्रीवियस ईयर रिलेटेड वीडियोस में आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका है। सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है, देखो, कपड़े, ये सार्वजनिक वस्तु हो सकता है क्या? हमारा आपका नहीं हो सकता है ना। प्रसाधन उत्पाद, ये भी नहीं। बिस्कुट का एक पैकेट, ये नहीं हो सकता।
सड़कें हैं, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का एक उदाहरण क्या है, मतलब परिभाषा क्या है, ये ख़त्म नहीं होता और एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होता, और ये किसी का निजी नहीं हो सकता है ना, सार्वजनिक है। तो सड़कें क्या है, सार्वजनिक है, और एक बार हम चल के गए तो ऐसा थोड़ी कि समेट के ले गए घर तक रोड को, है ना, चलते गए समेट के लेते गए, ऐसा तो होता नहीं है। ये क्या है, सभी के लिए है। चोरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 प्रश्न पूछता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो नमक सत्याग्रह से संबंधित है ना, 12 मार्च 1931, ठीक है, याद रखना, सॉरी 1931 नहीं 1930, ठीक। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह तो 1917 से संबंधित है, लेकिन ये असहयोग आंदोलन है जो ना, वो 1920 से संबंधित है, ठीक है। तो अभी आप ही बता दो कौन सा सही हो सकता है ना। चोरी चौरा हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 22 फरवरी 1922 में, ठीक है। उसी के वजह से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जो है वो वापस ले लिए, ठीक है, याद रखना। चोरी चौरा हत्याकांड क्या है? तो लाठीचार्ज हुआ था, उसके वजह से पुलिस कर्मियों को थाने में ही जिंदा जला दिए थे प्रदर्शनकारी जो थे, तो उसके विरोध में ही गांधी जी जो है वो वापस ले लिए अपना असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो इस प्रश्न में देख लो क्या क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है ना, उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या है? जनसंख्या के दृष्टि से है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला राज्य कौन सा है जनसंख्या के दृष्टि से? तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र MHA, फिर बिहार BR, फिर पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर ये जनसंख्या की दृष्टि से है, ठीक है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन? उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद कौन? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, ठीक है। ये है एरिया के हिसाब से, ये है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, याद रखना। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राजस्थान। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये प्रश्न 2022 के हिसाब से है, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उनका नाम है अरविंदो बागची, अरविंद बागची। अभी भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है संयुक्त राष्ट्र में? अरविंद बागची, ठीक, याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र में एक डेवलपमेंट हुआ है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, और जिनका नाम क्या है? तो फिलेमोन यांग, ठीक है, ये अभी अध्यक्ष बने हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव हैं अभी दोबारा से पुनर्निर्वाचन किया गया है उन्हीं को, उनका नाम क्या है? तो एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है, याद रखना। ये अध्यक्ष हैं और ये कैमरून के हैं, ठीक है, कैमरून। और कैमरून के बारे में हम कल पढ़ रहे थे, तो कैमरून में कैमरून नाम का ही क्या है? एक ज्वालामुखी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? देखो, भाग 10, ठीक है, भाग 10 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से, अनुसूचित और
जनजातीय क्षेत्र से, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से, जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 किस में है, तो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है। संघ मतलब भारत सरकार और राज्य के संबंध हैं। ठीक है, याद रखिएगा भाग 11। ये भाग से रिलेटेड भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप ज़रूर जा कर के देखिएगा। ठीक है, या आप कहीं से देखो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो भाग से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछता रहता है, जैसे अभी आप देख रहे होगे, है ना, तो पूछता है, तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। अभी भाग 9 की बात करें तो इसको जो है वो जोड़ा कब गया, तो 73वें संविधान संशोधन, इस प्रश्न का सही जवाब है 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया इसको। ठीक है, याद रखना, ये ऐसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, जिसमें पंचायतों को कितने विषय दिए गए, तो 29 विषय दिए गए। ठीक है, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 में ये जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 में, इसके साथ साथ 11वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया है, आपको पता होगा, है ना, याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो जब हुई, लेकिन एक अधिनियम आया था 1934 में, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, अधिनियम 1934 के तहत इसका गठन हुआ। ठीक है, 1934 के तहत इसका गठन हुआ, लेकिन गठन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935। ठीक है, यह अधिनियम कब आया, तो 1934 में, लेकिन गठन कब हुआ, 1935 में। पहले ये गठन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में, लेकिन बाद में इसको उठा के ले जाया गया बम्बई, याद रखिएगा कब, तो 1937 में। ठीक। अच्छा, अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है ना, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास। ठीक है, और काफी दिन से हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती है। देखो, कौन सा प्राप्त नहीं होता है, चीनी। चीनी तो इसी से बनता है, गुड़ रस तो इसी से बनेगा। खांडसारी क्या है, एक चीनी ही है, खांडसारी चीनी ही है, लेकिन बगैर रिफाइन के होता है, मतलब चीनी से लाभकारी होता है। चीनी तो ऐसा है जो इसका ऐसे बोलते हैं जिसमें इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ऊर्जा का मतलब नुकसान होता है शरीर के ऊर्जा को पचाने के लिए, बल्कि और मिलता कुछ भी नहीं है, जो शुगर मिलता है उसके अलावा। ठीक है, शुगर का मतलब फ्रुक्टोज, है ना, ये सब जो मिलता है, तो उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो खंडसारी, चीनी और गुड़ रस, ये सारे गुड़ के ही प्रोडक्ट हैं। लेकिन शहद तो पता है शहद क्या होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में आज राजधानी हनोई में हज़ारों लोगों को निकाला गया। एक्चुअली वियतनाम की राजधानी हनोई, और ये दक्षिण एशिया का देश है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया के खैर ऊपर, ठीक है, तो वहीं पे ये भी है। ठीक, तो यहाँ पे एक तूफान आया है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है यागी। ठीक है, यागी, याद रखना। तो उससे मरने वालों की संख्या तो नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखना यागी तूफान जो है वो कहाँ पे आया है, तो दक्षिण एशिया में अपने, और सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पे वियतनाम को किया है। ठीक है, क्योंकि चर्चे में बना हुआ है तो इसी को नुकसान किया है। इस साल एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान यागी शनिवार को ज़मीन पर आने के बाद तूफान और भारी बारिश लेकर आया, जिससे प्रांतों से गुजरते समय एक पुल ढह गया। ठीक है,
तो सीधी सी बात है, ये एशिया का सबसे शक्तिशाली है, ठीक है। इससे पहले जापान में भी आया था, वो भी एशिया में ही है, और उसका नाम क्या था, शान, ठीक है। रैमल तूफान भी इससे पहले आया था। तो ये सब याद रखना, शान जापान को नुकसान पहुंचाया है ना। यहाँ पे यागी की बात की जा रही है, और एशिया का सबसे क्या बोलते हैं, एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया गुजरात राज्यसभा से आते हैं। अभी हाल में जो पैरा ओलंपिक से जीत करके आए थे, उनको गोल्ड मेडलिस्ट को 70 लाख है ना, और सिल्वर जो जीते हैं उनको 50 लाख, और ब्रॉन्ज जो जीते हैं उनको 30 लाख दिया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा विभागों के मंत्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत की, ठीक है। वो तो खेल मंत्री हैं और युवा मामले में मंत्री हैं, तो राज्यों के जो युवा मामले के मंत्रालय जिनके पास है, मंत्री हैं जो, उनसे वर्चुअल मीटिंग हुई, उनकी बात हुई। क्या बात हुई, तो विकसित युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के मिशन में शामिल करने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म जो है, एक बार देखोगे आप, माई भारत प्लेटफॉर्म जो है वो 31 अक्टूबर 2023 को कर्तव्य पथ नई दिल्ली में देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मेरा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था। कौन, तो नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। कर्तव्य पथ नई दिल्ली से, याद रखिएगा। तो जिसका परिकल्पना क्या है या उद्देश्य क्या है, तो युवा विकास, युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए एक निर्णायक टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी संचालित सुविधा प्रदाता के रूप में की गई है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं कि ये एक वन स्टॉप हो, ठीक है। माई भारत प्लेटफॉर्म को वन स्टॉप समाधान, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हो युवाओं के लिए, ठीक है, जिससे देश का विकास हो। देश जो है 2047 तक ऐसा सोच रहे हैं हम कि विकसित हो जाएंगे, विकसित देश में शामिल होंगे, ठीक है, और महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2000, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए, देखो भारत के जो उद्यमी हैं, ठीक है, व्यापारी हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम कर सकें, इसके लिए क्या है, एक प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कौन लॉन्च किया, तो पीयूष गोयल। क्या है भाई ये, तो भारतीय व्यापारियों के लिए, भारतीय उद्यमियों के लिए है कि ताकि वो सुगमता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदार बन सकें, अपना सामान जो भी है वो उसका व्यापार कर सकें, ठीक है, याद रखना, यही है और कुछ नहीं। अभी कैबिनेट मंत्रालय एक के बाद एक मंजूरी दिया जा रहा है, ठीक है। तो सरकार ने 31,350 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 12,461 करोड़ रुपए की परिव्यय को मंजूरी दी है, ठीक है। कितना क्षमता है, तो ये 31,350 12,000 करोड़ रुपए का है, 12,461 करोड़ रुपए, ठीक है। ये क्या है, 2 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 2 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, और क्या होगा, तो के साथ मौसम के प्रति अधिक सजग और जलवायु स्मार्ट भारत बनाने के लिए मिशन मौसम को भी मंजूरी दी गई। मिशन मौसम एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ठीक है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, तो भारत में जलवायु के लिए स्मार्ट भारत बनाया जाएगा, और अधिक, जैसे जहाँ जहाँ बाढ़ आ जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है, तो उसको मौसम से सजगता के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और वो मिशन किस पे, तो मिशन मौसम पे 2,000 करोड़ रुपए, ठीक है, याद रखना। इससे क्या होगा, तो इसे भारत के मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान अनुसंधान सेवाओं को जबरदस्त बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल माना जा रहा है। कौन सा, तो ये मिशन मौसम, ठीक, 2,000 करोड़ रुपए से अगले 2 वर्ष तक के लिए खर्च होगा, मतलब 24-25 और 25-26 2 वर्ष। कैबिनेट ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना, ठीक है, एक्चुअली क्या है, जो आयुष्मान भारत है ना, उसको दोबारा से रिलॉन्च किया गया एक तरह से, ठीक है। 70 वर्ष से
या 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के लोगों को। इससे 6 करोड़ लोग लगभग लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो इससे पहले आयुष्मान भारत जो है वो आया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और 5 लाख का ये क्या है, हेल्थ क्लेम है ना, मतलब जीवन बीमा नहीं, क्या बोलेंगे इसको। ठीक है, शब्द तो आप समझ पा रहे होगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये क्या होगा, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कवरेज है, स्वास्थ्य बीमा है ना, स्वास्थ्य कवरेज है। ठीक है, तो ये अभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो किनके लिए आ गया है, कैबिनेट मंत्रालय जो है, कैबिनेट मंत्री जो है वो किसके लिए दिए हैं, तो ये दोबारा से 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए। ठीक है, पहले ये नहीं था, अभी 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए ये 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है एक तरह से। ठीक है, और 5 लाख रुपए तक का, तो बढ़िया है। चलो, कम लोग लाभान्वित होंगे, कम नहीं बहुत हैं, 6 करोड़ लोग बहुत होते हैं, है ना, 6 करोड़ बहुत है यार अपने देश में। ठीक है, मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम, अच्छा इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था, है ना, ये आयुष्मान भारत योजना पहली बार जब लॉन्च किया गया था तो 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, याद रखना, पूछता है ये सब प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए करके 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेंगे किसमें, तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए और प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के लिए। ठीक है, कितने, 10,900 करोड़ रुपए। तो योजना याद रखना ये सब, पीएम प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, इससे पहले इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय है ये। देखो, एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, नागरिक उड्डयन के लिए। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू। ठीक है, याद रखना, राम मोहन नायडू जो है वो आंध्र प्रदेश से आते हैं, श्रीकाकुलम सीट से इनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, तेलुगु देशम पार्टी से। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होने जा रहा है, अच्छा इसकी अध्यक्षता भी अपने देश के जो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू है ना, वही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में नागरिक उड्डयन जो सम्मेलन हो रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली में, उसके उद्घाटन कौन किए, प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, दिल्ली घोषणा पत्र भी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे अपनाए जाने की घोषणा करेंगे कि सारे जो सदस्य हैं वो दिल्ली घोषणा पत्र को क्या करेंगे, अपनाएंगे। ठीक है, ये घोषणा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो अपना देश भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। ठीक है, याद रखना। इससे संबंधित हम एक बार पहले ही बात कर चुके हैं, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो संगठन है यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो इसके जो संगठन है वो कहाँ पे है, तो मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। ठीक है, याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसके जो ICAO जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो साल्वाटोर। ठीक है, साल्वाटोर सियाचिटानो। ठीक, याद रखना, साल्वाटोर सियाचिटानो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना वो पहली बार कब आया था, तो 2000 में। ठीक है, क्यों आया था, तो ग्रामीण सड़कों को विकसित करने के लिए, बनाने के लिए, और इसका बहुत बेनिफिट मिला नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, वहाँ पे पहले सड़कें उस तरह से नहीं थी, तो पहली बार सड़क जो है, आप देखे होंगे नागालैंड के जो एक मंत्री हैं, बड़े मज़ेदार हैं, देखोगे आप तो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। ठीक है,
तो उन्होंने कहा था कि पहला नेशनल हाईवे जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में मिला। तो मेरा सिर्फ इतना है कि 2000 में जब ये आया तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको मिला, किनको, तो पूर्वोत्तर भारत को, ठीक है, छोटी छोटी सड़क बनाने के लिए। हमारे यहाँ भी बहुत सारी सड़कें हैं, आप देखोगे अपने गांव में भी तो लिखा रहता है उसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, है ना। तो ग्रामीण सड़क योजना 4 के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना का कुल व्यय, ठीक है, परिव्यय कितना आएगा, 70,000 करोड़ रुपए, लगभग 70,125 करोड़ रुपए, ठीक है। तो आपको बता दिया इससे संबंधित 2000 में ये आया था, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई बसों की खरीद, ठीक है, मंत्रिमंडल एक और मंजूरी दिया है अभी, वो क्या है, तो सार्वजनिक परिवहन जो बस वगैरह है ना, सरकारी जो देखते हो आप, प्राधिकरणों द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन के लिए लगभग 3,435 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ई बस सेवा के लिए जो सार्वजनिक परिवहन है भारत सरकार, राज्य सरकार के लिए, ठीक है, तो उसमें कितना पैसा दिया है, 3,435 करोड़ रुपए, और उसका नाम क्या दिया है, तो प्रधानमंत्री ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना, ठीक है, याद रखना। ये कब से कब तक खर्च होगा, तो 2024-25 से 28-29 तक, ठीक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर वायुसेना, एक्चुअली जोधपुर में अभी क्या चल रहा है, तरंग शक्ति अभ्यास, इससे रिलेटेड वीडियो हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें 7 वायुसेना के देश शामिल हो रहे हैं भारत सहित, ठीक है। इसके साथ साथ 16 पर्यवेक्षक के रूप में भी शामिल हुए हैं, ठीक है। तो आज जा रहे हैं राजनाथ सिंह, अपने तीनों सेनाओं के प्रमुख और दूसरे देशों के भी जो वायुसेना के प्रमुख हैं वो भी कुछ शामिल होंगे, उनमें से भी शामिल होंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले ये दूसरा चरण है जो जोधपुर में आयोजित हुआ है। इसके पहले एक चरण जो हुआ है वो तमिलनाडु के सुलूर में हुआ है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ आ जाते हैं, तरंग शक्ति अभ्यास का निरीक्षण करेंगे राजनाथ सिंह। श्री सिंह जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित रक्षा विमानन एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे, ठीक है। भारत रक्षा विमानन एक्सपो, ठीक है, IDAX का उद्घाटन करेंगे, कहाँ पे, जोधपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। केरल आज तिरुवनंतपुरम में 5 राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करेगा। देखो, केरल में एक वित्त मंत्रियों की बैठक हो रही है जिसमें 5 राज्य के शामिल होंगे। कौन कौन, तो देखो, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तो है ही, ठीक है, जो इनका उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु के वित्त मंत्री होंगे। तो ये सारे देखना लगभग कांग्रेस शासित राज्य ही हैं, ठीक है, केरल के अलावा। केरल के साथ में तमिलनाडु को शायद छोड़ दें तो, है ना, क्योंकि वहाँ MK स्टालिन का है, ये मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी है वहाँ पे, ठीक है, हो सकता है गठबंधन हो। चलो आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम 4-5 राज्यों की बात करेंगे, तो केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है, पंजाब, है ना। तो 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है अभी, 2026 से 2030 तक के लिए रहेगा। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है पूछता है, ठीक है, अध्यक्ष क्या कौन है, तो 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक, तो 2026 से 2030 तक, ठीक है। वर्तमान में 2015, अभी जो 2024 में चल रहा है वो तो 15वां वित्त आयोग है, ठीक है। ये पहले ही गठित हो जाता है ताकि अगले जो 5 साल हों उसके बारे में नियम कानून बनाया जा सके, है ना, राजस्व को बंटवारा किया जा सके। तो उससे संबंधित ये लोग अपने लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ठीक है। तो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं एक तरह से कि हमको ज़्यादा लाभ चाहिए राज्यों के लिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के, तो वो हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ठीक, याद रखना। वर्तमान में, अच्छा, वित्त आयोग किस में है, तो 280 अनुच्छेद में पूछता है, ठीक है।
याद रखना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। इनका कार्यकाल कब से कब तक? तो इसका जो कार्यकाल है वो 2020 से 25 तक है। ठीक है। फुटबॉल में मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल, ठीक है, तो फुटबॉल में क्या है, एक टूर्नामेंट हुआ है सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। कई बार पूछता है सुब्रतो कप किस में संबंधित है, आप देखे होंगे, ऐसे प्रश्न मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट पहले इसके बारे में। फुटबॉल में मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल ने मेघालय के मिंगकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को, मणिपुर जीत गया है कौन सा स्कूल? तो TG इंग्लिश स्कूल मेघालय के मिंगकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को 4-3 से हरा करके। ठीक है, यह आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, याद रखना ये कौन सा था? तो 63वां टूर्नामेंट था सुब्रतो कप का। तो कई बार पूछता है सुब्रतो कप किससे संबंधित है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे कौन जीता है? मणिपुर। तो अभी इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलो, जय हिंद।